पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ की सबसे बड़ी घटना 16 तारीख को हुई और उस घटना में 29 माओवादी मारे गए। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची हुई है। ये पूरा इलाका करीब 25 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का है और कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में अलग अलग जगह पे जो माओवादी थे उनको इनकाउंटर में मार गिराया गया है। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि इस पूरे इलाके में 25 से 30 किलोमीटर का है, इसमें 15 से 20 किलोमीटर हम खुद पैदल चले और इसी इलाके में हम पहुंचे हुए हैं। तो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली हम समझने की कोशिश करते हैं नीरज से, जो हमारे स्थानीय संवाददाता हैं। पुलिस को किस तरीके से सूचना मिली कि इसी इलाके में जो है डीसीबी मेंबर शंकर अपने साथियों के साथ मौजूद है और फिर कैसे यहाँ पे पुलिस पहुँचती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो इलाका है, डेंस फॉरेस्ट है, पहाड़ियाँ हैं, पत्थर हैं, पथरीले पगडंडियाँ हैं, सड़क तो है ही नहीं। जी देखिए, ये जो इलाका है ये काफ़ी पथरीला इलाका है, जंगली इलाका है। इस इलाके में माओवादियों की पैठ हमेशा रहती है, तो कहीं न कहीं जब पुलिस को इसकी सूचना मिली कि बड़े कैडर के माओवादी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े कैडर के जो माओवादी है काफ़ी संख्या में यहाँ पर है, जो एक सभा हो सकती है, उनकी मीटिंग लेने की तैयारी रही हो सकती है। पुलिस को जब सूचना मिली तो लगभग वहाँ से जिला मुख्यालय से टीम तैयार की गई और टीम तैयार करने की जिसमें डीआरजी के जवान, बीएसएफ के जवान और बस्तर फाइटर के जो जवान थे, वो जवान यहाँ पर पहुँचे और उनके साथ ये भीषण मुठभेड़ हुई। ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा इसमें इलाका एक है। चीज मुझे देखने में लगी, क्योंकि जिस तरीके से चप्पे चप्पे को हम लोगों ने छानने की कोशिश की, तो जो सुरक्षा बलों के पास इनपुट इतना तगड़ा था कि उन्होंने मैन टू मैन फायरिंग जैसी स्थिति लगती, बहुत ज़्यादा फायरिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब फायरिंग होती है तो उसके गन शॉट्स नज़र आते हैं। जी देखिए, गन शॉट्स हमें नजर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ जगह पे हमें अवशेष जरूर मिले हैं जो इसके प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर मुठभेड़ जरूर हुआ है। जी। और मुठभेड़ की अगर बात करें तो मुठभेड़ 4 अलग अलग जगहों पर हुई है। टुकड़ियां अलग अलग बटी हुई थी, टुकड़ियां बांटी हुई थी, जहां जहां माओवादी मौजूद थे उस इलाके में फायरिंग हुई है, उस इलाके में मुठभेड़ हुई और माओवादी जो है 29 मारे गए हैं। 4 अलग अलग इलाके हैं। हमने देखा था कुछ जहाँ पे जो घायल जवान था उसका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था। इसके जब अंदर ऊपर घुसे तो ऊपर देखा कि हमने कुछ तरह के वहाँ पर खून के धब्बे पड़े हुए थे, कुछ साबुन के डब्बे नजर आए, कुछ ऐसे ऐसे खाने जो खाने की सामग्रियां थी वो वहां पर नजर आई। तो खासतौर पे ये कह सकते हैं कि मतलब इस पूरे इलाके में इस तरीके के क्योंकि अलग अलग इनकाउंटर हो के एक स्पॉट पे हुआ नहीं, जी तो छोटी छोटी सी चीजें, छोटे छोटे से जो घटना के जो स्पॉट्स हैं वो जरूर नजर आए। वो जरूर नजर आए। अच्छा, ये भी जानकारी है कि माओवादियों की संख्या लगभग यहाँ पे 50 थी और इसके अलावा जो जवान थे वो हमारे जवान काफी मुस्तैद थे और जवानों की संख्या 187 थी। हमारे संवाददाता बता रहे थे कुछ दिन पहले, मुकेश जी, कि उनकी संख्या लगभग 187 थी जवानों की संख्या। जवानों ने पूरा नक्सलियों को घेर रखा था और नक्सलियों को घेरने के बाद जो है अलग अलग जगहों पर टुकड़ियां जो थी वहां पर मौजूद थी, उन पर फायरिंग की गई और उसमें 29 माओवादी मारे गए। अभी हमने इस इलाके का पूरा सर्च किया है, काफी बड़ा घना इलाका है। इस इलाके में हमने लगभग 15-20 किलोमीटर पैदल चला, बावजूद इसके हमें कुछ कुछ साक्ष्य जरूर मिले हैं, लेकिन जो ये बुलेट्स पूरा वही इलाका है जहाँ पे इनकाउंटर जी हुआ पूरा है। पूरा वही इलाका है, क्योंकि देखिए ये इलाका काफी सघन इलाका है। हमने देखा था किस तरह से माओवादियों ने वहां पर स्वागत द्वार बनाया है, किस तरह माओवादियों ने पर्चे जारी किए हैं, कहीं पर बैनर पोस्टर लगा हुआ है। ये इस इलाके में जब जब पुलिस नहीं पहुंचती थी उस इलाके में पुलिस पहुंची और बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना में 29 माओवादी मारे गए हैं। देश का अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर है, क्योंकि देखा जाता था कि अमूमन जो जवान है वो नक्सल मुठभेड़ में शहीद हो जाते थे, नक्सलियों को जो है कम नुकसान मतलब होता था। टीसीओसी के दौरान अक्सर देखो नक्सली जो है ना एग्रेसिव रहते रहे हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाते रहे। ये पहली बार है कि टीसीओसी में नक्सलियों की इतनी बड़ी। जी, टीसीओसी में यह कहा जाता है कि नक्सली जो है काफी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि टीसीओसी का जो समय रहता है वो लगभग मार्च से मई के बीच का रहता है। उस दौरान जो है नक्सली बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन टीसीओसी में जो है जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। 29 माओवादी मारे गए, जिससे शंकर राव मारा गया है, ललिता मारी गई है। ये बड़े कैडर के माओवादी है। इनकी मरने से जो है इस इलाके में, कांकेर की जो इलाका है उस इलाके में काफी नक्सल संगठन कमजोर होगा और कमजोर होने से जो है नक्सली बैकफुट पर जाने दिखाएंगे। क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव है, पहले चरण में बस्तर में 19 अप्रैल को चुनाव होना है 2 दिन बाद, और 26 अप्रैल को कांकेर में चुनाव होना है। कांकेर में जो चुनाव है, इस इलाके में चुनाव कराना काफी कठिन होता था, लेकिन अब जब फोर्स के जवान अंदर घुस गए हैं, बड़ी कैडर के माओवादी मारे गए हैं, कुछ संख्या में माओवादी मारे गए हैं, तो इससे जो आम जनता है उनका मनोबल मजबूत होगा और वो वोट देने भी जाएंगे। बिल्कुल, लोग निश्चित तौर से वोट देने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नक्सलियों की सरकार चलती है। और अब जब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, ये पूरा वही इलाका है जहाँ पे कल एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ और देश के इतिहास में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा माओवादी इसमें मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 25 से 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है, अलग अलग जगहों पर ऐसा लगता है कि फायरिंग हुई है और उसके बाद मैन टू मैन जो फायरिंग हुई है उसके बाद इतना बड़ा नक्सलियों को नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच अब तक के सबसे बड़े एनकाउंटर में 29 नक्सली मारे गए हैं। 3 जवान जख्मी हुए जिनका रायपुर में इलाज चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर जब जवान घायल हुए थे तो उस परिस्थिति में जवान अपने घायल साथी को कैसे लाते हैं, एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर असल में काम कैसे होता है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इतिहास में 16 अप्रैल को एक बड़ा इनकाउंटर हुआ और जिसमें 29 माओवादी मारे गए। उनकी डेड बॉडी को भी रिकवर किया गया। हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। एनडीटीवी के जो हमारे आसपास के जो संवाददाता हैं वो भी ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जिस इलाके में कल बड़ी घटना हुई है, तो घटना के कुछ निशान यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद शहरी जीवन में लोग नहीं देख पाते। उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंदरूनी इलाके में जब फोर्स पहुंचती है तो किस तरीके का यहाँ पे जब इनकाउंटर चलता है, जब जवान घायल होते हैं तो किस तरीके से उन्हें फर्स्ट एड मिलता है और जवान एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। ये मुकेश, जिस तरीके के आप देख रहे हैं यहाँ पे बांस की बल्ली जो है और ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेचर है, ये कब उपयोग में आता है? क्योंकि इस इलाके में अक्सर इनकाउंटर होते रहते हैं, तो जवान इसका कैसे उपयोग करते हैं? जी देखिए, चूंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसके साथ ही पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है। ऐसे में जब भी कोई एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर के बाद जो घायल जवान हैं उन्हें तुरंत फर्स्ट एड देने के लिए, हालांकि जवानों को इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, जंगल में फर्स्ट एड दिया जाता है। उसके बाद फिर बेहतर उपचार के लिए उन्हें किसी भी सूरत में घायल जवानों को उस सड़क तक लाना होता है जिस सड़क तक एम्बुलेंस या बड़ा वाहन पहुंच सके। तो इस तरह का स्ट्रेचर तैयार किया जाता है, जुगाड़ का स्ट्रेचर होता है। आप देखेंगे उस पे कि कॉम्बैट वर्दी उस पे नजर आ रही है, बल्लियां नजर आ रही हैं। इसके साथ काली वर्दी जो नजर आ रही है, उससे काला जो वर्दी नजर आ रहा है, दरअसल वो पट्टा होता है जो जवान आमतौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जाते हैं तो अपने फेस को कवर करते हैं, सर को कवर करते हैं। उससे जो है रस्सी के तौर पर उसे इस्तेमाल किया गया। उसके साथ कॉम्बैट जो वर्दी नजर आ रहा है, उसे स्ट्रेचर के लिए उस जवान को उस पे लेटाया गया होगा और इसी पे लादकर उस जवान को इस जगह तक लाया गया। और चूंकि सड़क है और यहाँ तक एम्बुलेंस आसानी से पहुंच सकती है, तो एम्बुलेंस के माध्यम से जो है उन्हें छोटे बेटिया ले जाया गया, जहां से हेलीकॉप्टर से फिर उन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया। मुकेश हमारे बीजापुर से यहाँ पे पहुंचे हैं और कांकेर से हमारे साथी नीरज भी हैं। नीरज, ये जो इलाका है किस तरीके का ये इलाका है? क्योंकि यहाँ से देखें डेंस फॉरेस्ट है, बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं और ये जब इतनी बड़ी घटना हुई, जैसा कि मुकेश ने बताया कि एक जुगाड़ का स्ट्रेचर है, तो कितने किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ जाता होगा जवानों को, जो क्योंकि पेट्रोलिंग के लिए, सर्चिंग के लिए अंदर जाते हैं और फिर इस तरीके की घटनाएं होती हैं? देखिए, जब हम आ रहे थे तब आपने देखा होगा कि कोटरी नदी है। उस कोटरी नदी को क्रॉस करने के बाद कितने दुर्गम इलाके हैं, घना जंगली इलाका है, रास्ते पगडंडी रास्ते हैं, कहीं कच्चे रास्ते हैं, कई जगहों पर रास्ते कट गए हैं। इन्हीं इलाकों से जो है जवान इस जंगल में प्रवेश करते हैं और जंगल में प्रवेश करने के बाद जो है माओवादियों से ये मुकाबला करते हैं। आपको बता दूं कि खास बात ये है कि ये जो इलाका है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये बांस का घना इलाका है और इस बांस के घने इलाके में माओवादी मौजूद थे और उनसे साथ ये मुठभेड़ हुई है। आप जैसे हमारे साथी बता रहे थे, आप बता रहे थे कि ये जुगाड़ का जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि उसमें जवान को लाया जा सके, उसी तरह वहाँ पे कुछ और साक्ष्य मिले हैं हमको। वहाँ पर चावल के कुछ पॉलीथीन मिले हैं, मतलब वो खाना साथ में लेके जो अंदर चलते हैं, लंबा सफर करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है जी। जवान जो अपने साथ खाना लेकर आए थे, ये देखिए यहाँ पर कुछ खाने के कुछ पॉलीथीन पड़े हैं, इसमें अभी भी कुछ नजर आ रहा है। इसके अलावा वहाँ पर एक देखिए पॉलीथीन नजर आ रहा है जिसमें मतलब उसमें कुछ सब्जी बनी है। इसके अलावा जैसे गर्मी चूंकि काफी हीट है, ये देखिए चावल दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, ये चावल का पॉलीथीन है। कितना मुश्किल होता है ऑपरेशन अंदर चलाना, कि उनको अपने साथ खाना भी लेके चलना पड़ता है और इस तरीके के ऑपरेशन में फिर यहाँ पे अब चूंकि देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल में उनकी लगातार उनकी सर्चिंग होती है, जंगल में नक्सलियों से मुकाबला होता है, काफी घना इलाका है क्योंकि पतझड़ का मौसम है, ऐसे समय में बहुत दिक्कत होती है, तो डिहाइड्रेशन की भी दिक्कतें आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, हाँ, ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ये दवा भी है, जैसे डिक्लोफेनेक, पैरासिटामोल है। हाँ, और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉल घोल की तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि डिहाइड्रेशन की शिकायतें जवानों को ना हो। इसके अलावा जब हम आगे जा रहे थे तो आगे भी कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रॉल पाउडर की जो है पर्चियां हमको मिली थी। इससे देख सकते हैं किस तरह से जवान इस जंगल में घुसते हैं, किसी प्रकार तकलीफ ना हो वो अपने साथ तमाम फास्ट एड किट लेकर चलते हैं ताकि जवान अगर घायल भी हो गया तो उन्हें तत्काल जो है हम स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा सकें।
मतलब ये करीब 20 से 25 किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ जाता है, इतनी गर्मी है। तो हर जवान को कम से कम 2 से 4 लीटर पानी भी, इलेक्ट्रॉल, और यहाँ पे ये देखें कि कुछ जो है माजा की बोतल भी दिख रही है। तो इस तरीके के वो अपने साथ में लेके चलते हैं। और मतलब कितना उनके साथ वजन हो जाता होगा ये सब चीजें जब अंदर इलाके में। जी देखिए, जवानों को जब पुलिस की भर्ती दी जाती है, आर्मी की भर्ती दी जाती है, तो उनको तमाम चीज़ों से लैस किया जाता है ताकि उन्हें जंगलों में जब पहुंचना पड़े तो किसी प्रकार कठिनाई ना हो। वो अपने साथ 20-30 किलो का वजन लेकर चलते हैं, चाहे पानी की बात करें, राशन की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, ये सभी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलते हैं। राइफल का वजन अगर बात करें तो राइफल का वजन भी लगभग 5 से 6 किलो के बीच में होता है, वो भी राइफल अपने साथ लेकर चलते हैं। जंगल दुर्गम इलाके हैं, इस रास्ते से जब गुजर रहे हैं तो इतनी हमको गर्मी महसूस हो रही है, तो उन जवानों हम को भी महसूस कर पा रहे हैं कि उन सुबह जवानों का को समय है। कितनी जी उन जवानों को कितनी गर्मी महसूस होती होगी, वो जब अंदर जब और पहुंचते होंगे तब क्या स्थिति रहती होगी, ये खास तौर पर देख सकते हैं। और जब हम कुछ ग्रामीणों से बात कर रहे थे तो ग्रामीण इस मामले में कुछ भी कहने से चुप्पी साध रखे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ग्रामीण कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि दो पार्ट के बीच में है। एक तरफ सुरक्षा बल हैं तो दूसरी तरफ नक्सली हैं। वो अगर कुछ भी बोलते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, यही वजह है। लेकिन हमने यहाँ की एक तस्वीर जो दिखाई कि अंदरूनी इलाकों में जब इनकाउंटर होता है तो किस तरीके से जवानों को फर्स्ट एड दिया जाता है, और घायल होते हैं तो उनको जुगाड़ का किस तरीके से स्ट्रेचर उपलब्ध बनाया जाता है, क्योंकि स्ट्रेचर यहाँ पे उपलब्ध तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके की अंदरूनी इलाकों की तस्वीरें और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो में किस तरीके के हालात होते हैं। कैमरा पर्सन प्रेमी साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। इलाके में पहुंचे हैं जहां पर कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 29 नक्सली मारे गए, उनका शव बरामद किया गया। और यहाँ से आपको किस तरीके का माहौल है वो दिखाते हैं। ये नक्सलियों के स्मारक हैं, जो नक्सली शहीद हो जाते हैं उनके यहाँ पे स्मारक बनाए जाते हैं। ऐसी कई बार पहले तस्वीरें देखी कि सुरक्षा बल जब अंदरूनी इलाके में पहुँचते हैं तो सबसे पहले उनके स्मारकों को ध्वस्त करते हैं। ये नक्सलियों का स्मारक है और इससे समझा जा सकता है कि कितना ये कोर नक्सलाइट एरिया है। और एक और तस्वीर यहाँ पे हम दिखाते हैं, जो अक्सर तस्वीरें बीच बीच में आती रहती हैं कि माओवादी पर्चे फेंकते हैं, बैनर लगाते हैं। तो ये पेड़ पे आप देखें कि एक बैनर लगा हुआ है और जो सरकार के खिलाफ बैनर होते हैं, और इसमें देखें कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि झूठे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। तो मतलब ये समझ लीजिए कि कितना पुराना हो सकता है, क्योंकि उस समय पे विधानसभा चुनाव थे। यहाँ पे सुरक्षा बल नहीं पहुँचे, यही वजह है कि जहाँ जहाँ सुरक्षा बल पहुँचते हैं उन इलाकों से इस तरीके के बैनर हटा दिए जाते हैं। अभी तक यहाँ पर बैनर लगा हुआ है और उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो कांग्रेस के विरोध में भी हैं, ब्राह्मण और हिंदुत्व के विरोध में ये बैनर लगाया गया है। तो ये माओवादियों का अंदरूनी इलाका है जहाँ पे उनकी तूती बोलती है, उनकी सरकार है, और इस तरीके के नज़ारे अंदरूनी तरफ हैं। और हम अब से कुछ देर बाद जो कल घटना हुई उस घटना को के ग्राउंड जीरो पे पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। ग्राउंड जीरो पर जब एनडीटीवी की टीम घटनास्थल का जायजा ले रही थी तो एनडीटीवी को नक्सलियों का बनाया हुआ एक स्वागत द्वार दिखा। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक बड़ी घटना हुई जिसमें 29 माओवादी मारे गए, और हम ग्राउंड जीरो पे हैं। और ये कोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से कहा जाता है, या ये कहें कि नक्सलियों की छत्तीसगढ़ की ये राजधानी है। किसी भी बड़े शहर में जब आप जाते हैं तो शहर की जब एंट्री होती है तो वहाँ पे एक स्वागत द्वार होता है। हमने यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर का पैदल चप्पा छाना और ये हमें एक द्वार दिखा, जैसा कि शहरों में दिखता है ना कि स्वागत द्वार होता है। तो यहाँ पे हमें नक्सलियों की जो राजधानी वाला जो इलाका है, तो इस इलाके में हमें वो चीज़ें नज़र आईं जो शायद ही कहीं किसी दूसरे जंगलों में नज़र नहीं आती हैं। तो यहाँ पे ये द्वार आप देखें कि लाल कलर का लकड़ी का ये द्वार बनाया गया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो नक्सल अपने साहित्य से जोड़ कर रखते हैं, और उनके जो आंदोलन जिसको का नाम देते हैं, हमारे सहयोगी हैं। हम अपने सहयोगियों से इस पर बात करेंगे कि इस तरीके के जो द्वार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक द्वार जो है ना टूटा हुआ नज़र आ रहा है, उसकी जगह पे ये दूसरा द्वार खड़ा किया गया है।
तो ये अक्सर शहरों में स्वागत द्वार है और अब नक्सल क्षेत्र में दिख रहा है। जी देखिए, ये अब सही कह रहे हैं आप कि शहरों में हम जब पहुंचते हैं तो स्वागत द्वार नजर आता है, लेकिन अब नक्सल इलाके हम पहुंचते हैं तो किस तरह नक्सलियों ने ये जो स्वागत द्वार बना रखा है और ये इस पे पूरे लाल रंग से इसे पेंट कर उसमें क्रांतिकारी और कुछ अन्य शब्द लिखे गए हैं। ये माओवादियों द्वारा लगाया गया है। हम देख रहे थे जब हम पहले आ रहे थे, एंट्री कर रहे थे, तो सबसे पहले हमें एक बैनर मिला था जो लाल रंग का था, वहां पर भी माओवादियों ने कुछ कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद ये स्वागत द्वार दिख रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बीहड़ इलाका है, कि माओवाद प्रभावित इलाका है। इस इलाके में नक्सलियों की पैठ कितनी होगी, इसके इस स्वागत द्वार से ही अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत सालों के बाद इस इलाके में फोर्स की टीमें पहुंची है और ये बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 29 माओवादी मार गिराए हैं। जाहिर होता है कि इस इलाके में नक्सलियों की पैठ काफी मजबूत है। इस इलाके में कोई लोग तो नजर नहीं आते, लेकिन ये द्वार नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके में जितना हम घूमे हैं, जो घटना स्थल है, एनकाउंटर की जगह तलाशने के लिए, कि आप जो है माओवादियों के आधार इलाके में प्रवेश कर रहे हैं या माओवादियों के समानांतर सरकार वाले इलाके में इस वक्त चहलकदमी कर रहे हैं। इसके साथ माओवाद संगठन इस तरह के द्वार बनाने के साथ ही जब भी उनको किस तरह का कोई मैसेज देना हो तो वो लकड़ियों की तख्तियां बनाकर इस तरह का संदेश चस्पा करते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार हो, या फिर मैंने देखा है कि कोविड के दौरान ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए वो बाकायदा तख्तियां बनाकर उसमें साफ संदेश लिखे हैं कि भैया आप आपसी दूरी बनाकर रखिएगा या फिर गर्म पानी करके पीजिएगा। इस तरह के संकेत, इस तरह के संदेश वो तख्तियों में लिखे हुए हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है कि ये इस तरह के जो स्वागत द्वार है बस्तर के इलाके में खास तौर पे देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये उत्तर बस्तर में भी इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, दक्षिण बस्तर का जो इलाका है काफी माओवाद प्रभावित इलाका है। उस इलाके में नक्सलियों की काफी पैठ मानी जाती है। लेकिन उत्तर बस्तर के जो जंगली इलाके हैं वहां पर जब वो पहुंचे और इस तरह की तस्वीर देखे तो कहीं ना कहीं लगता है कि दक्षिण बस्तर उत्तर बस्तर में कोई फर्क नहीं है। नक्सली वही है, वही नक्सली है जो जवानों से लोहा ले रहे हैं, वही नक्सली है जो इन ग्रामीणों का विकास नहीं चाहते हैं। और इतने बड़ी स्ट्रक्चर में ये बोर्ड लगाकर रखा गया है। तो और जब यहाँ से ग्रामीण गुजरते हैं, यहाँ के जब गांव वाले गुजरते हैं, तो उनको भी किसी तरह का कोई डर किस तरह का रहता है ये तो नहीं मालूम। जैसे हमने देखा था कि कुछ गांव वालों से हमने बात करने की कोशिश की तो गांव वाले कुछ नक्सलियों के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। जब उनके पास पहुंचते हैं तो वो भागते जा रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं ना हम? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमने भी देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बात करना पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो दो पार्ट के बीच में है, एक तरफ सुरक्षा बल है तो उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके तरफ से किसी तरीके के उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ नक्सली हैं, कहीं अगर सुरक्षा बलों से या किसी से बात कर रहे हैं तो वो उनको मुखबिरी के आरोप में उनकी हत्या तक कर देते हैं। हालांकि जो तस्वीर देखने को मिली, ये तस्वीर इसी इलाके में, खासकर बस्तर इलाके में मिल सकती है जहां पे नक्सलियों की एक पैरेलल सरकार चलती है। और हालांकि सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें 29 माओवादी मारे गए हैं, तो निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक नक्सलियों के लिए है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।